गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द निर्वाणा एकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और घर के अंदर हैं। अभी भी लॉकडाउन हटा नहीं है तो प्लीज़ कोशिश ये करिए कि घर के अंदर ही रहिए ताकि आप खुद को और अपने परिवार को भी इस बीमारी से सुरक्षित रख सकें। आज हम जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस टॉपिक पे बनाने के लिए। ये टॉपिक है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब लोकतंत्र का आज का जो समय है इसमें लोकतंत्र का क्या हाल है। लोकतंत्र क्या होता है? सबसे पहला सवाल, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहाँ पे हम खुद अपना लीडर इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी भी मल्टीपल टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पर हम अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। डेमोक्रेसी में जो मेन मोटी मोटी चीज़ होती है वो ये होती है कि लीडर हम पब्लिक में से ही चुनाव के द्वारा हम या इलेक्शन के टाइम पे वोट डालते हैं, उससे ही हमारा लीडर इलेक्ट होता है। कोई लीडर पहले से चलता नहीं आता, जैसे राजाओं के टाइम पे होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पर डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। अब हम आज इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़, डेमोक्रेसी होने के क्या फ़ायदे हैं, और दूसरी चीज़, डेमोक्रेसी ना होने से क्या क्या नुकसान है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में, मीडिया में, कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो आखिर ये लोकतंत्र बचाने के चक्कर में लोग, या बचाने के लिए इतना लोग परेशान क्यों होते हैं? आज हम ये सारी चीज़ें एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। ये स्टोरी है एक देश की जिसका नाम है चाइल। चाइल अगर आपको नहीं पता है तो ये देश जो मौजूद है वो साउथ अमेरिका में है। तो अगर आप देख सकते हैं कि एशिया, ये रहा एशिया। एशिया में है हमारा भारत। भारत से आप आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया से होते हुए अफ्रीका के बाद ये जो महाद्वीप आता है या ये जो कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका, इसी का एक देश है चाइल। इस देश की हम कहानी पढ़ेंगे। 1973 तक इस जो देश का राष्ट्रपति था वो डेमोक्रेटिक था, मतलब डेमोक्रेसी के माध्यम से उसको चुना गया था। उसका नाम था सैल्वाडोर अयेंदे। ये उसकी फ़ोटो है। सोशलिस्ट पार्टी से था ये प्रेसिडेंट यहाँ का, और गरीबों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहता था। गरीबी ख़त्म करने के लिए को लेकर बहुत उत्साहित रहता था, और अपने देश को एक आइडियल देश बनाना चाहता था, जो ज़्यादातर देश के अभी के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं चाहते। तो इसकी हम स्टोरी पूरी पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी इसकी। तो जो एल्वेदर सेंदे था, तो इसका जो मेन मोटो रहता था कि क्या ये लोगों के फेवर में काम करता था, लोगों की चीज़ों के एजुकेशन को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, जो मेन मुद्दे होते हैं लोगों उनको लेकर के ये बहुत ज़्यादा काम करता था। तो 11 सितंबर 1973 को इसकी सरकार को मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करने का मतलब होता है मिलिट्री ने इस प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया और ख़ुद को वहाँ का शासन पे बैठ गई, खुद वहाँ जाके लीडर वाली पोजीशन पे बैठ गई मिलिट्री। तो जो जो 11 सितंबर 1973 को जो कूप हुआ था, उस कूप के पीछे हाथ था जो वहाँ के आर्मी जनरल था, जिसका नाम था पिनोशे। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि आर्मी को वहाँ पे कूप करने की ज़रूरत पड़ गई। तो जो अयेंदे था, सल्वाडोर अयेंदे, जो चाइल का प्रेसिडेंट था, वो हमेशा काम करता था एजुकेशन बढ़ाने को लेकर के। बच्चों को फ्री मिल्क देता था, फ्री एजुकेशन देता था, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता था, और जितनी भी ज़मीन थी, ज़मीन उसने सभी गरीब लोगों में लगभग बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। इस वजह से कौन नहीं खुश था? इस वजह से लैंडलॉर्ड्स नहीं खुश थे, ज़मींदार नहीं खुश थे। अगर ज़मीन सभी किसानों को मिल जाएगी तो ज़मींदार किस पे राज करेंगे? इसलिए ज़मींदार उससे खुश नहीं रहते थे, सल्वाडोर अयेंदे से। अमीर खुश नहीं थे। जो चर्च था वो भी उसकी पॉलिसीज़ को अपोज करता था, क्योंकि चर्च का ये मेन मोटो रहता है कि गॉड से रिलेटेड पॉलिसीज़ को ऊपर बताना और उसी के नाम पे डराना। पर ये जो पर्टिकुलर सल्वाडोर अयेंदे था, ये लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट कह सकते हो। ये लोग रिलीजन पे और धर्म पे और भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। और कुछ और भी पार्टियां थी अपोजिशन की जो इसके फेवर में नहीं थी। तो 1973 का वो दिन आया जिस दिन इस पर मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप होने के बाद मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। मिलिट्री कूप होने के बाद यहाँ के जो हालात थे वो बहुत बिगड़ गए। यहाँ पे ये मिलिट्री कूप के बाद इस जगह जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता था, उसकी जो बिल्डिंग थी वहाँ पे आर्मी ने ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब से उस चीज़ को उड़ा दिया पूरी तरीके से। और अब जब ये कूप हुआ था, तो कूप कभी भी अकेले नहीं हो सकता। कूप को सपोर्ट करने के लिए दूसरे पक्ष में भी कुछ लोग होंगे। तो जो लोग आर्मी को सपोर्ट करते थे जिसने कूप किया, उसमें से जो लोग सपोर्ट करते थे उसमें थी जो चाइल की आर्मी थी, चाइल की नेवी थी, चाइल की एयरफोर्स थी। और कौन सपोर्ट करता था? बाहरी ताकतें भी सपोर्ट करती थी।
सैल्वादोर अयेंदे था जो फॉरेन कंपनीज़ को देश में आने से रोकता था। वो ये नहीं चाहता था कि फॉरेन कंपनीज़ आएँ और सारा का सारा मुनाफा कमाकर देश से बाहर चली जाएँ, तो इसलिए उसने फॉरेन कंपनीज़ को रोका हुआ था। इस बात से कौन नाखुश था? इस बात से यूएसए नाखुश था। यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, मतलब उसका जो पूरा बिजनेस आता है वो दूसरे देशों में से ही आता है। वो दूसरे देशों में अपनी कंपनियां खोलता है और वहाँ से मुनाफा कमा करके अपने देश में ले जाता है। भारत में भी उसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। भारत में अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट के भी ज़्यादातर शेयर्स अब यूएस की कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिए। तो यही सेम सिस्टम वो चाइल्ड में करना चाहता था, पर जो सैल्वादोर अयेंदे था उसने वो इस चीज़ के अपोज में था। उसको पता था अगर यूएसए की कंपनीज चाइल्ड आएंगी तो सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? यूएसए को, और वहाँ के लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में यूएसए की कंपनीज़ को आने से मना कर दिया। इस बात से यूएसए काफ़ी नाखुश था। यूएसए ने वहाँ के आर्मी के जो जनरल था उसको सपोर्ट किया। आर्मी के जनरल ने कूप किया। और कौन था यूएसए के साथ सपोर्ट में? यूएसए के साथ सपोर्ट में था ब्राज़ील। और चाइल्ड की तरफ से कौन साथ में लड़ रहा था? चाइल्ड की तरफ से ऑब्वियस सी बात है क्यूबा। क्यूबा क्यों चाइल्ड के साथ लड़ रहा था? क्यूबा खुद एक कम्युनिस्ट रेजिम कंट्री है और यूएसए एक कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का कभी भी आपस में बन नहीं सकती, जो आज हाल चाइना और यूएसए के साथ है। चाइना भी कम्युनिस्ट है और यूएसए कैपिटलिस्ट है। तो कभी चाइना और यूएसए में कभी भी एक तरीके से साठगांठ नहीं हो सकती। तो क्यूबा, क्योंकि यूएसए अटैक कर रहा था चाइल्ड पे, तो क्यूबा को ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा था चाइल्ड को, क्योंकि क्यूबा अपोजिशन में था यूएसए के। तो अब इसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। ये है वहाँ का आर्मी का जनरल अगस्तो पिनोशे, जिसने 1973 पे वहाँ पे अटैक किया। उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को इसने हटा के फेंक दिया और फिर लगभग 17 साल तक इसने वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलाई। डिक्टेटरशिप चलाने का मतलब ये है कि अब कोई भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता था। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। अगर आप किसी भी बात से खुश नहीं हैं तो आपको या तो जेल में जाना पड़ेगा, अगर आप उससे ज़्यादा रिवॉल्ट करेंगे तो आपको मार भी दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी या फिर गोली मार दी जाएगी। तो ये सब वहाँ पे सिस्टम में चेंजेस आ गए। अब ये चेंजेस आने से ऑब्वियस सी बात है लोग खुश नहीं होंगे। एक समय था जब लोगों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में दूध, खाने की चीज़ें और ज़मीन मिल रही थी, और एक समय आ गया कि जब लोगों को अगर अपोज भी किया तो आपको गोली से मार दिया जाएगा या किसी और तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 17 साल तक ये जो रूल रहा अगस्तो पिनोशे का, ये चलता रहा। लेकिन वही है कि समय का चक्र फिर से घूमा, चीज़ें फिर चेंज होंगी। कोई भी चीज़ हमेशा एक जगह पे रुकती नहीं है। आज जो चीज़ है वो कल नहीं रहेगी। वो हर देश के लिए लागू है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो या फिर कोई और देश भी क्यों ना हो। तो कंडीशन ऑफ पीपल अंडर पिनोशे गवर्नमेंट, क्या हालात थे लोगों के? तो पिनोशे गवर्नमेंट थे, वो लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और किल करते थे, मार देते थे उन सभी लोगों को जो पहले चाइल्ड के, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे सैल्वादोर अयेंदे का सपोर्ट करते थे। कोई भी अगर सपोर्ट पे सड़क पे आया तो उसको या तो मार दिया गया या तो उसको जेल में डाल दिया गया। और अगस्तो पिनोशे नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी लौट के आए। डेमोक्रेसी लौट के आएगी तो मतलब फिर से लोग अपना नेता चुनेंगे और जितनी भी पावर पिनोशे के हाथ में है, देश की पूरी आर्थिक पावर, पूरी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, और ये सब सारी की सारी पावर उसके हाथ से चली जाएगी। पर हालात ऐसे हो गए थे कि जो इसके साथी भी थे वो भी अब इसके अगेंस्ट में खड़े होना स्टार्ट हो गए। जिन लोगों ने पहले इसका साथ भी दिया वो लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए। अब लोगों ने पहले साथ क्यों दिया? लोगों ने पहले साथ इसलिए दिया क्योंकि अगस्तो पिनोशे ने लोगों को अपनी बातों में रिझाया कि डेमोक्रेसी चाइल्ड के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग अगर रूल करेंगे तो हम लोग बेटर तरीके से चाइल्ड को डेवलप कर सकते हैं। पर लेकिन एक बार पावर में आने के बाद अगस्तो पिनोशे बिल्कुल डिक्टेटर की तरह वहाँ पे काम करने लगा। उसके मन में जो भी आता था वो काम करता था। कोई अगर उसके अगेंस्ट में था तो उसको मार देता था। इस चीज़ को लेकर के कुछ लोग जो उसके कभी दोस्त हुआ करते थे वो भी इसके अगेंस्ट में चले गए। जैसे उस हाल ही में उसका एक दोस्त होता था उस टाइम का, अल्बर्टो बैचले, जो कि चाइल्ड की एयरफोर्स पे था। इसने ये अगस्तो पिनोशे को ज्वाइन करने से मना कर दिया। और इस चीज़ के लिए क्या हुआ कि अगस्तो पिनोशे ने अल्बर्टो बैचले को मार डाला और उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और जेल में रखा। इसके रूल में लगभग जो ये 17 साल का मिलिट्री रूल रहा, लगभग ऐसा रिपोर्ट है कि 3000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं और कितने लाख हैं जो मिसिंग में हैं किसी को भी नहीं पता चाइल्ड के टाइम पे। तो ये कंडीशन थी जब मिलिट्री रूल आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग क्यों परेशान रहते हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए। पिनोशे की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो 1988 में एंड हो गई। और उसके बाद क्या हुआ,
क्योंकि इतना प्रेशर बनने लगा पिनोशे पे, लोग बिल्कुल ही हर जगह अपोज होने लगा। तो पिनोशे ने फाइनली एक चीज़ डिसाइड करी कि वो एक रेफरेंडम होल्ड करेगा। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि वो लोगों से पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। पिनोशे को ये यकीन हो गया था कि 17 साल में उसने लोगों का माइंडसेट बदल दिया है और जो कोई भी लोग अब डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं जाएंगे। तो इसमें लिखा हो, इसमें आप देख भी सकते हैं, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट इन दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से येस टू हिज कंटिन्यूइंग इन पावर, बट द पीपल ऑफ चाइल्ड हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। मतलब लोगों ने जो डेमोक्रेसीज में अच्छे फ़ायदे महसूस करे थे, जो उन्होंने अच्छी फीलिंग्स थी या जो भी उनको फ्रीडम थी हर चीज़ के लिए, वो लोग 17 साल में नहीं भूले थे। और जिस दिन उनको ये मौका मिला, पिनोशे ने पूछा कि आप अब कौन सी सरकार रखना चाहते हो, आप मेरी सरकार रखना चाहते हो कि आप दोबारा से डेमोक्रेटिक सरकार रखना चाहते हो। तो लोगों ने तुरंत पिनोशे को ना बोला और डेमोक्रेसी को हाँ बोला। तो अब आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट से बिल्कुल क्लियर होता है कि चाइल्ड की कंडीशन देख करके कि लोग डेमोक्रेसी को लेकर के कितना ज़्यादा परेशान थे कि डेमोक्रेसी वापस आ जाए। जो रिज़ल्ट क्या था रेफरेंडम का, पिनोशे की हार हो गई। और जो चाइल्ड था उसके बाद सिंस देन, तब से चाइल्ड हैज़ हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। द आर्मीज रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। हुआ ये कि उस दिन के बाद से चाइल्ड की जो नई सरकार बनी, उसने आर्मी का जो रोल था उसको बिल्कुल कि एलिमिनेट कर दिया कि कुछ भी हो जाए, आर्मी अब चाइल्ड की कभी भी सरकार नहीं बना सकती है। जो भी उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया और आर्मी की पावर थी उसको बहुत ज़्यादा कम करी। और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो पावर में आई थी, उन्होंने पिनोशे पे इंक्वायरी करी, पिनोशे के रूल पे इंक्वायरी करी। और उस सभी इंक्वायरी में ये पता चला कि ये जो पिनोशे की सरकार थी ना सिर्फ ब्रूटल थी, ना सिर्फ लोगों को मारती थी, प्लस बहुत ज़्यादा करप्ट थी। पिनोशे ने उस टाइम पे $1 बिलियन अपने लिए खुद के लिए अलग से उसने कमा के रख लिए थे। तो दोस्तों यही होता है कि जब भी कोई एक इंसान रूल करता है तो अगर वो करप्ट हो गया तो वो शैतान बन जाता है, और अगर वो अच्छा है तो भगवान बन जाता है। तो अच्छा होने के चांसेस या ख़राब होने का चांस आप रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम एक ऐसी सरकार के लिए जाएं जो ज़्यादातर लोगों से चलती हो और उसमें एक पूरा का पूरा प्रोसीजर हो, कोई भी डिसीजन लेने का कोई एक सिंगल आदमी उसमें मालिक ना बन जाए और उसके मन में जो भी आए वो चीज़ ना चले। अब न्यू होप चाइल्ड के लिए क्या था, पिनोशे का रूल एंड हुआ, नई वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, दोबारा से लोग इलेक्ट होना स्टार्ट हुए। तो आपको याद होगा जो अल्बर्टो ब्रेशलेट था, एयरफोर्स का जो चीफ था जिसको अगस्टो पिनोशे ने मार दिया था, 2006 में उसकी बेटी वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। और सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई, वहाँ के इलेक्शन प्रेसिडेंशियल को उसने जीता भी, और उसके बाद वो वहाँ की प्रेसिडेंट भी रही। और मेडिकल डॉक्टर जो कि प्रोफेशन से मेडिकल डॉक्टर थी एंड ए मॉडरेट सोशलिस्ट, मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। अब आप ये देख सकते हैं कि वो पहली डिफेंस मिनिस्टर थी लैटिन अमेरिका की। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड वन ऑफ द चाइल्ड्स रिचेस्ट मैन। और जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी खड़ी हुई तो उसने चाइल्ड के जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन था उसको भी हरा दिया। लोगों ने जो मिशेल ब्रेशलेट थी उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया और ये समझा कि वो चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। और अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, आप देखिएगा। कुछ गुंडों की या ख़राब लोगों की। यह है अगस्टो पिनोशे, जो समय का आर्मी का चीफ था, जिसने कूप किया था। उसने कूप किया था किसकी मदद से? रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएस के 37वें प्रेसिडेंट थे। ये वही रिचर्ड निक्सन है जिसने 1971 में पाकिस्तान की मदद करी थी जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। तो इस आदमी की भी शक्ल आप अच्छे से देख लीजिए। इसने भारत के लिए कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं करी है। भारत इनफैक्ट इसने दुनिया के बहुत से देशों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। रिचर्ड निक्सन। ये अल्बर्टो बैशले हैं जिन्होंने उनका अपोज किया था, जिसके लिए इनको मार दिया गया था आर्मी के चीफ। और फाइनली ये उनकी बेटी मिशेल बैशले, जो बाद में चाइल्ड की प्रेसिडेंट बनी और चाइल्ड की पहली डिफेंस लेडी भी थी। सो दिस वाज द कंप्लीट लेसन गाइज, और आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। ये एक स्टोरी थी जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है कि डिक्टेटरशिप या आर्मी रूल। ऐसी हम और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ आएंगे जिसमें हम कवर करेंगे कि आखिर और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी हो सकती है। आपको बताइएगा कमेंट में कैसा आपको वीडियो लगा। तब तक के लिए गाइज गुड बाय, एंड कल फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे। 10 मिनट का ये जो वीडियो है सीरीज़ चलती रहेगी जब तक हम लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर न कर लें। थैंक यू।